हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शान नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज की जो वीडियो गाइस, ये वीडियो है कनाडा इमिग्रेशन के जो नए अपडेट्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में ये वीडियो है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही मैं कवर करूंगा इसके अंदर। जो जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ एक मेजर जो पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो कवर करने जा रहा हूँ। स्टडी वीज़ा के अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो मैं कवर करने जा रहा हूँ, और इसके बाद वर्क परमिट से रिलेटेड जो जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। और पीआर, परमानेंट रेजिडेंट की अगर हम बात करें, पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर काफ़ी लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, उस गलतियों को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताऊँगा जो आप ना करें। और एक्सप्रेस एंट्री का तो आपको पता ही है कि पॉइंट्स अभी बहुत हाई चल रहे हैं, और एक कट ऑफ था वो मिस भी हो गया, कट ऑफ अभी आ नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखने का। तो गाइस, सबसे पहले मैं कुछ अपने इंस्टाग्राम पे मैंने आज कुछ स्टोरी डाली थी। काफ़ी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। जो पहला क्वेश्चन पूछा लोगों ने वो ये था कि ग्रेजुएशन के बाद ज़ीरो एक्सपीरियंस में वो अगर कनाडा में आते हैं पढ़ने के लिए तो जॉब मिलने के क्या स्कोप रहेंगे। तो गाइज़, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप जो कोर्स कर रहे हो, आप स्टडी करते करते तो ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब करोगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। स्टडीज़ के बाद भी थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को। ऐसी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जिस चीज़ में आपने कोर्स किया है उसी में आपको जॉब मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली आप स्टडीज़ के बाद आप वर्क परमिट में आओगे, तो वर्क परमिट में आने के बाद आपको अपनी ऑक्यूपेशन पे ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी जॉब पे जाओ, आप ऐसी जगह काम करो जहाँ के पॉइंट्स आप क्लेम कर सको अपने पीआर में, विच इज़ एनओसी ओ ए बी। ठीक है, एनओसी सी और डी लेवल की अगर आप कोई जॉब करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका 3 साल का। अगर 2 साल का कोर्स करते हो, 3 साल के वर्क परमिट में आप बस काम ही करते रहोगे, उसके बाद वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। ऐसे कई केस मैंने सुने हैं। तो आपको ये टारगेट रखना है कि आपको ऐसी जगह पे जॉब पे जाना है जहाँ पे आपको पॉइंट्स आप क्लेम कर सको आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल के अंदर। जॉब की मैं बात करूँ तो अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स काफ़ी डिमांड में हैं। सुपर मार्केट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को ईजिली जॉब मिल जाएगी अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत हाई डिमांड में चल रहे हैं अभी सुपर मार्केट्स में, ज़्यादातर हायरिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स को आई डोंट थिंक कि उनको सोचने की ज़रूरत है इतना। और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कैन यू रियली हेल्प मी फॉर कनाडा जॉब। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन कर दिया था कि वी आर नॉट अ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, आई एम जस्ट अ यूट्यूबर. I make videos for all my viewers so that they can understand the job market. We cannot provide you job. I only upload videos for my subscribers so that they can understand the immigration process. Okay, and I'm not a licensed immigration consultant or lawyer, and I don't run an employment agency. I can only provide you the informations. Okay, so आप सूरत कब आ रहे हो तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। ओके, लेटेस्ट अपडेट्स आफ्टर कोविड-19 ऑन पीएनपी एंट्री। ओके, तो पीएनपी के बारे में पूछा है कि पीएनपी में क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक इसमें पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा गाइस कि पीएनपी में क्या चेंजेस होंगे कोविड-19 के बाद। तो गाइस, कोविड-19 के बाद इमिग्रेशन से रिलेटेड एज सच कोई चेंजेस नहीं होंगे। इमिग्रेशन चलता ही रहेगा कनाडा का। ठीक है, अभी जो डिले हो रहा है या आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगर आपने पीआर की फाइल लगा दी है तो वो रेस्पॉन्स सिर्फ मैन पावर शॉर्टेज की वजह से नहीं मिल रहा है। ऐसे नहीं मिल रहा कि चलो आपको वो बुलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चेंजेस ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखिए, इमिग्रेशन के टारगेट्स होते हैं, जैसे होता है ना हमारे ऑफिस में सबके सेल्स के टारगेट होते हैं, वैसे ही इमिग्रेशन के भी गवर्नमेंट के टारगेट्स होते हैं कि इतने इस साल के अंदर इतने लोगों को बुलाना है। तो अगर वो नहीं बुलाते हैं, अगर आईआरसीसी नहीं बुलाती है, तो उनको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि क्या वो चीज़ गलत हो गई, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या हमने इतने ज़्यादा पॉइंट्स रख दिए कि भाई लोग आ ही नहीं सकते। तो अभी क्या हो रहा है कि पॉइंट्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ऊपर वाले खाने में हैं लोग, 470, 471, 500 तक के जो पॉइंट्स के जो हैं एक्सप्रेस एंट्री के लोग हैं, इसलिए पॉइंट्स ड्रॉप नहीं हो रहे। जब वो खाना फिनिश होगा, जब उसमें कमी होगी, उसके बाद जो है पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं।
ठीक है, कोई भी कंट्री यही चाहेगी कि बेस्ट से बेस्ट लोग आएँ उसके कंट्री में, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कनाडा टैक्स पे बहुत डिपेंडेंट रहता है। तो जितने स्किल्ड लोग आएंगे उतना ज़्यादा वो पैसा टैक्स पे देंगे। तो यहाँ पे कैसा होता है कि आपकी कमाई जितनी ज़्यादा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा कमा रहे हो उतना ज़्यादा आप टैक्स दोगे, तो गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा फायदा है। बिजनेस में उल्टा है, बिजनेस में ये है कि काफ़ी वेज हैं जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस और ये सब ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी जॉब में जो सैलरी मिलती है वो पूरी की पूरी टैक्स में कट जाती है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरी बिजनेस से इनकम होती है उसमें मैं अपने जीएसटी के अंदर मैं अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकता हूँ, जो भी अपने वो सारी चीज़ें, तो उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो पीएनपी में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, इसमें गलती एक क्या कर जाते हैं ज़्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं कि वो भर भर के पीएनपीज अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सस्काचेवन का भी अप्लाई कर दिया, अल्बर्टा का भी अप्लाई कर दिया, नोवा स्कॉशिया का भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, ओंटारियो को भी अप्लाई कर दिया। आपको ये देखना है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्या वो प्रोविंस ये अलाउ करती है कि नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने ओंटारियो में पढ़ाई करी है, ठीक है, और वो जाता है नोवा स्कॉशिया में पीएनपी के इन्विटेशन के लिए, तो नोवा स्कॉशिया हो सकता है ये सोच के उसको इन्विटेशन ना दे कि भाई इसने पढ़ाई वहां पे करी है, ये रहा भी वहां पर है, इसका एक्सपीरियंस भी वहां पर है, हो सकता है ये पीआर लेके वापस ओंटारियो में चले जाए, ठीक है। पीएनपी क्या होता है गाइस, पीएनपी एक तरीके से एक विश्वास होता है उन सभी लोगों को, वो देता है इन्विटेशन जो देते हैं वो ये सोच के देते हैं कि आप उस प्रोविंस में आप जाओगे, वहां पे रहोगे, वहीं पे बस जाओगे और उसके बाद आप उस प्रोविंस के लिए एक फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है, इस ताकि उस प्रोविंस का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो अभी ओंटारियो आपको पता है बहुत डेवलप है, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग ओंटारियो में आते हैं, तो इसीलिए ओंटारियो में पीएनपीज कम आते हैं। ओंटारियो का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम खुलता है और बंद हो जाता है, मतलब पता भी नहीं चलता कब नॉमिनेशन प्रोग्राम खुला, 1 ही 2 घंटे में सर्वर बिजी हो जाता है, धमाधम फाइलें लगती है, जिसको मिलना है मिल जाता है इन्विटेशन, और जिसको नहीं मिलता, जिनको पता है ये प्रोसेस कि कब इन्विटेशन खुलेगा, ओंटारियो का कब इन्विटेशन खुले, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, वेबसाइट कब खुलेगी और कब कैसे अप्लाई करना, वो सब एक्सपर्ट्स को पता होता है। तो वो इसलिए सर्वर को पूरा लोड डाल के रखते हैं कि भाई इसलिए आप जब भी आप अप्लाई करोगे ना, आप देखोगे सर्वर नहीं चल रहा और सर्वर बिजी है, खुल नहीं रहा, तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होता है ये सब चीज़ें। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने 2 4 5 6 10 ऐसे पीएनपी अप्लाई कर दी, ठीक है, तो मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करता। मैं ये देखता हूं कि भाई अगर कोई सस्काचेवन में जा रहा है या अल्बर्टा में जा रहा है, उस प्रोविंस की वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल में जाओ और उसको समझो कि आपकी ऑक्यूपेशन वहां पे डिमांड में है या नहीं है, उससे पहले के कट ऑफ क्या आए थे, ठीक है, आपको आइल्स कितने इंप्रूव करने चाहिए, अगर किसी को इन्विटेशन मिला है तो वो कौन सी ऑक्यूपेशन में मिला है, ठीक है, और कितने आइल्स की जरूरत थी। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, वहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, जहाँ लॉटरी निकल जाएगी वहाँ हो जाएगा काम, तो ऐसा नहीं है। आपको यू नीड प्रोफेशनल एडवाइस। ये जो आईसीसीआरसी कंसल्टेंट्स होते हैं, ये पढ़ाई लिखाई करके कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसके बाद ये सारी डिग्री वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने किसी को देख के और आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये इसलिए मैं कहता हूँ यू ऑलवेज नीड अ प्रोफेशनल एडवाइस, यू ऑलवेज नीड समवन टू गाइड यू, ठीक है। लोग पैसा बचाने के लिए कि भाई वो $3000 लेगा, $2000 देगा, ठीक है, पैसे बचाने के लिए वो खुद फाइल लगा देते हैं। द डे यू क्लिक दैट सबमिट बटन, आपकी डिटेल्स जा चुकी है, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना है कि वो $2000-3000 जो आप बचा रहे हो, खुद किसी को देख के अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है कि वो $3000 आपके करियर का आप बचा के कहीं और कपड़े खरीदने में, घूमने में, फिरने में बचा भी लोगे, तो क्या कोई उसमें कोई सच फायदा वाली बात नहीं है। चाइल्ड केयर पर्सनल सपोर्ट, जीएनएम या बीएससी, ये इसके बारे में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में आपको पूरा तो क्या बताऊं, मैं आपको ये बताता हूं कि पंजाब चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, सबके सब जीएनएम करके बैठे हैं। जीएनएम इज नॉट एग्जैक्टली अ नर्सिंग, इट्स अ जनरल नर्सिंग का जो प्रोग्राम है। शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में जीएनएम कर देते हैं, सस्ता आता होगा शायद, मुझे पता नहीं, जीएनएम कर देते हैं। लेकिन आप बीएससी पे ध्यान दें, बीएससी आप डिग्री करोगे उसके आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होंगे। अगर आप कनाडा में भी आ जाते हो, ठीक है, ऑब्वियसली आपको मेडिकल में कुछ भी आपने पढ़ाई करी हो तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन बीएससी करके आप आते हो तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है आपको उसका, ठीक है। तो बीएससी वालों के लिए मैं ये कहूँगा, जीएनएम का मैं किसी दिन और एक टॉपिक में कवर करूँगा, लेकिन बीएससी अगर किसी ने कर रखी है पीएनपी में वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर
वो एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, 470 पॉइंट नहीं है, तो वो पीएनपी में अपनी फाइल लगाएं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है गाइज, बीएससी करके जितने भी लोग बैठे हैं इंडिया में अभी, उनके आइल्स के स्कोर बहुत कम होते हैं। नर्सिंग वालों यहीं पे जो है ना, नर्सिंग वाले थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। साउथ एरिया का, जैसे कि मैं जहाँ से हूँ केरला से, वहाँ पे भी आजकल ये प्रॉब्लम आ रही। पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे लोग आइल्स कर लेते थे, क्योंकि हमारे मतलब वहाँ पे जो केरला साइड और अपने साउथ बैंगलोर ये सब के साइड के लोग क्या है, हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश उनकी अच्छी होती है, लेकिन वो स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वजह से उनके इन्विटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो बीएससी अगर किसी ने कर रखी है नर्सिंग में, अगर पीएनपी में फाइल लगाते हैं, तो यू हैव टू स्कोर रियली हाई इन आईएलटीएस, उसके बाद ही आपका इन्विटेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्कोप का पूछा है, चाइल्ड केयर में आप जा सकते हो, पर्सनल सपोर्ट वर्कर में आप जा सकते हो, तो ये एक ऑप्शन अच्छा है बीएससी वालों के लिए, अच्छा स्कोप है। या तो पीएनपी कर सकते हैं, और अगर कोई जॉब ऑफर आपको दे रहा है एलएमआई के थ्रू आपको बुला सकता है, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है, डिमांडिंग जॉब है बीएससी वालों के लिए। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि रेस्टोरेंट्स के क्या हाल हैं कनाडा के अंदर। गाइज, कनाडा में आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सिर्फ टेक आउट ही चल रहा है। बहुत कम छोटे मोटे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो अलाउ कर रहे हैं खाना पीना, लेकिन वो भी बहुत डिस्टेंस में कर रहे हैं। अगर किसी के पास 15 सीट्स हैं, 20 सीट हैं, तो वो 15-20 सीट से वो अभी आधी हो चुकी है, 6 से 7 सीट हो चुकी है, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। जहाँ जो खुल रहा है वो ज़्यादातर लोग पार्किंग लॉट्स में और यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। वहाँ पे जितनी सीट्स वो लगा सकते हैं उतनी ही वो अलाउ कर सकते हैं। मुझे इसलिए इसके बारे में इतना पता है क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है, जो मैं बिज़नेस करता हूँ, जो मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, वो भी कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड है, तो इसलिए मुझे पता रहता है रेस्टोरेंट्स वगैरह के क्या हाल चल रहे हैं। सब के सब रो रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में यहाँ पे आने के बाद कैसा हाल रहेगा, अगर किसी ने लीमिया निकाल रखा है, फॉर एग्जांपल अब इंडिया में अगर किसी के पास ऑलरेडी एलएमआई है और वो चाह रहा है कि वो कब अप्लाई करे, तो गाइज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 50-50 चांसेस हैं कि रिफ्यूज़ल्स होने के। क्योंकि पहली बात तो अगर किसी ने एलएमआई निकाल रखा है आपके नाम से और वो अप्लाई कर रहा है आपके लिए, आपको वर्क परमिट में बुलाना चाहता है, तो एज सच रिफ्यूज़ल्स के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एलएमआई है, गवर्नमेंट से उसके पास परमिशन है। ठीक है, एलएमआई इज़ ए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। तो किसी ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन, मैं आई एम रियली सॉरी मैं आंसर नहीं कर पाया उसका, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो के जरिए आंसर दूं कि रेस्टोरेंट फील्ड में अगर किसी ने एलएमआई निकाल रखा है और अगर वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो हो सकता है, ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें डिपेंड करता है प्रोवेंस टू प्रोवेंस। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आज टोरंटो में सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। ठीक है, जो ओंटारियो के जो प्रीमियर है जॉक फोर्ट, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ओंटारियो के सारे रेस्टोरेंट बंद है। अब वहाँ पे कोई बंदा किसी शेफ को बुलाता है, ठीक है, ऑब्वियसली यही ऑक्यूपेशन में एलएमआई निकलते हैं, कोई वेटर के तो निकलेंगे नहीं, तो चलो ठीक है, शेफ में किसी को बुला दिया। अब उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, अभी एक्सपीरियंस भी है, चलो ठीक है, वो भी प्रूव हो गया। लेकिन अब वहाँ की सिचुएशन क्या है, अगर ओंटारियो में रेस्टोरेंट बंद है और अगर आपके पास लीमिया है और अगर आप फिर भी चाह रहे हो आने का, तो हो सकता है रिफ्यूजल हो जाए। थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा वेट करें, कर सकते हैं तो, नहीं तो अप्लाई करके देख लें, रिफ्यूजल हो जाएगा फिर लगा देना, कोई इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसा रिफ्यूजल हो भी जाए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। रिफ्यूजल के साथ आपको रीज़न भी दिया जाता है, आप खुद उस चीज़ को वापस से कर सकते हो ट्राई। ठीक है, ओके गाइस, तो अब बात करेंगे स्टडी वीज़ा को लेके कि पढ़ने के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं कनाडा के अंदर, तो क्या चेंजेस आए। तो जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि अब जो कॉलेजेस की जो लिस्ट आई है उसी कॉलेजेस में आप पढ़ सकते हो। अगर किसी के पास DLI नंबर है भी तो भी उससे नहीं चलेगा, वही कॉलेजेस जो अप्रूव हुए हैं कोविड-19 के बाद, उसी कॉलेजेस में आप अपनी फाइल लगा सकते हो। ऐसा क्यों हुआ है, ताकि उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि आप अगर यहाँ पे आ जाते हो पढ़ने के लिए तो आपका कैसे ध्यान रखना है कॉलेजेस को। तो ये चीज़ है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन बहुत आ रहा है कि हमारे थ्रू भी, हमारे चैनल के थ्रू भी जितने भी स्टूडेंट्स की हमने मदद करी है उनको कॉलेज एडमिशन्स और उनके वीज़ाज़ में, तो गाइज इसमें ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि जनरल लें या एकेडमिक लें IELTS। तो काफ़ी वीडियोस आपने देखी भी होगी, कई लोगों ने ये वीडियोस बनाई है, मैंने भी बनाई थी वीडियोस, क्योंकि IRCC से ये लिखा हुआ ऑलरेडी आ चुका था कि जनरल अब एक्सेप्ट करेंगे।
अगर आपने कर रखा है तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है गाइस कि अभी कॉलेजेस, काफ़ी कॉलेजेस ने ये चीज़ कर रखी है कि उनको एकेडमिक चाहिए। अब वो क्यों एकेडमिक मांगते हैं, इसमें सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है। अगर आप ने पढ़ाई करी, आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आप ये प्रूव कर सकते हो आपकी पढ़ाई पूरी इंग्लिश में हुई है, ठीक है, आपकी कोई स्टडी गैप भी नहीं है, आपका सब कुछ सही दिख रहा है, तो कॉलेजेस हो सकता है आपका जनरल एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर आपकी फाइल वीक है, ठीक है, गैप भी है, काम कहीं और कर रखा है, इंग्लिश का भी कुछ पंगा आ रहा है, तो हो सकता है कॉलेज आपसे एकेडमिक आइल्स का एकेडमिक मांग ले। ये हो रहा है, हमारे साथ तो हुआ है। तो इसलिए मैं सभी से ये कहूँगा कि टाइम वेस्ट करने की बजाय एकेडमिक में अपने आप को ट्रेन करें। देखो, मैं तो शुरू से कहता था कि हमेशा अगर पढ़ाई करनी है तो एकेडमिक, पीआर है तो जनरल। अभी जो कॉलेज जो है, जो कॉलेज का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन थोड़ा सा अजीबो गरीब है, क्योंकि कॉलेजेस वैसे ही लेस मैन पावर के साथ काम कर रही है। तो अगर वो बोल रही है कि एकेडमिक चाहिए, और अगर आप एकेडमिक नहीं, अगर हम जनरल देते हैं, तो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन में ये भी कहते हैं कि भाई सीट्स ही नहीं है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आपके लिए लेट से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जगह है, ठीक है, आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, और आपने जहाँ पे जनरल दे दिया और वहाँ पे सीट्स भी हैं, अगर वो एकेडमिक मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे, तो हो सकता है वो कहते हैं सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आप चांस खो दोगे। तो आई वुड से कि प्रैक्टिस इन एकेडमिक, मेरी तो यही राय है। बाकी आपके ऊपर, अगर कोई एडमिशन दिला के दे रहा है आपको जनरल में, तो अच्छी बात है। ओके गाइस, तो अब मैं बात करूंगा इसके अंदर ट्रकिंग से रिलेटेड, ट्रक ड्राइवर्स के बारे में मैं इसमें थोड़ा सा अपडेट करूंगा। ट्रक ड्राइवर्स के वर्क परमिट के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, जो आज के इंस्टाग्राम में कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा। गाइस, ट्रक ड्राइविंग में क्या है गाइस कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया के एक्सपीरियंस में यहाँ पे वर्क परमिट के अप्रूवल नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया का एक्सपीरियंस है आपके पास तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इंडिया से बाहर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। 1-2 साल का एक्सपीरियंस आप ले लें, उसके बाद आप एम्प्लॉयर देख लें, कहीं से LMIN निकल रहा है, कैसे क्या कितना, वो सब आपको पता है, ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो गाइस, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ट्रकिंग वालों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस, कि अभी ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि वो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ जाएंगे और ट्रक का लाइसेंस लेके उनको उनका काम हो जाएगा। नहीं गाइस, गलत, ऐसा बिल्कुल सोचना बिल्कुल गलत है। इवन मिडिल ईस्ट में अभी ये बहुत फैशन चल रहा है। मिडिल ईस्ट में जो 35, 36, 38 के अबव जो लोग हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि चल कनाडा में आ जाएंगे विजिट वीज़ा पे। विजिट वीज़ा लग भी जाता है, अगर कोई मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है 8-10 साल से, वो अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करे एक वैलिड पर्पस और उसके थ्रू, तो लग भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ जाए, ट्रक का लाइसेंस निकाल भी ले जैसे तैसे, और वो अप्लाई करे, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है ट्रकिंग का, ठीक है। कैसे मिलेगा? इस आज की सिनेरियो में अगर कोई बंदा ऑलरेडी कनाडा में है, अगर वो PR भी है, ठीक है, उसके पास वीज़ा भी है, PR भी है, और अगर वो ट्राई करता है अपने ट्रकिंग की जॉब के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जॉब इजीली मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो इंसिडेंट हुआ हॉकी प्लेयर्स का, जो ट्रक ड्राइवर के थ्रू जो हुआ, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो ट्रक इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नए ड्राइवर्स को लेने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, कई लोग ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं कि अगर कोई आ जाता है यहाँ विजिट वीज़ा पे और उसको जॉब मिल जाएगी। गाइज, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, अगर आपने किसी से गाड़ी भिड़ा दी, ऑब्वियसली गाड़ियाँ चलती हैं, भिड़ती है, सब होती है, अगर वो गाड़ी भिड़ गई, कोई मर गया, तो वो शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसने वो ट्रक को शिप किया है, ठीक है। वो लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ड्राइवर और ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई इसमें मर गया तो, ठीक है। ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने किसको हायर किया है, नया है या पुराना है, उसने क्यों मिस किया, ठीक है। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ड्राइवर ने कैसे बिना देखे किसी को चला दिया, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं है। ये आप अगर कार से किसी से भिड़ाते हो तो सामने वाले के मरने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन अगर आप ट्रक से किसी से एक्सीडेंट करते हो तो बहुत चांसेस है कि सामने वाले की जान चली जाए। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप जाते हैं कुछ ऐसी कंट्री में जहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं, समझते हैं कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, नौकरी मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है अगर आप यहाँ के लाइसेंस वगैरह ले लो, कॉन्टैक्ट्स वगैरह अच्छे बना लो, हो सकता है मिल भी जाए। हो सकता है आपको फ्री में भी काम करना पड़े, कई बार होता है यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको ये भी कह सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं,
हो सकता है एम्प्लॉयर कह दे कि भाई तुम ये लोड लेके जाओ और उसके बाद देखेंगे तुम गाड़ी कैसे चलाते हो। ये भी सब चलता है भाई यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ट्रक का लाइसेंस ले लिया और नेक्स्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। जो लाइसेंस लेके बैठे हैं, ठीक है, आज कनाडा में जो PR हैं उनको तक नौकरी नहीं मिल रही है आज। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना पैसा वगैरह जो है किसी समझदार इंसान की से बात करके इन सब चीज़ों में पड़े। और इससे अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा वीडियो के ज़रिए या फिर रिप्लाई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का। ओके गाइज, तो ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।